नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से देश की राजनीति में अन्य पिछड़े समुदायों की राजनीति की गई। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद और शरद यादव इसके प्रमुख व्यक्तित्व रहे। शरद यादव के निधन से लिंक टूट गई है। बदले हालात में ऐसा लगता है कि ओबीसी की राजनीति का भी पतन होने लगा है। उत्तर भारत के एक ओबीसी नेता शरद यादव की मृत्यु के साथ देश भर में 1990 में शुरू हुए मंडल आयोग की राजनीति के एक अहम नेता ने दुनिया को अलविदा किया है। शरद यादव का निधन 12 जनवरी को हुआ। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ शरद यादव को ओबीसी नेता के रूप में उल्लेख किया जाता है। इन नेताओं के उभरने के पीछे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था और वैचारिक पोषण वरिष्ठ समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पिछड़ी जाति की राजनीति के माध्यम से होता गया। ये तीनों यादव 70 के दशक से देश के राजनीतिक जीवन में जगमगाने लगे। शरद यादव ने 1974 में जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने कुल 7 लोकसभा चुनाव जीते थे। शुरुआती दिनों में ये तीनों यादव समाजवादी विचारधारा मानते थे। उन्होंने पहले हिंदुत्व की विचारधारा वाले भाजपा का विरोध किया। मौका मिलते ही और ज़रूरत पड़ी तो शरद यादव बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार में शामिल हो गए। देश में राष्ट्रीय स्तर पर जैसे 1952 से अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला, वैसे ओबीसी को नहीं मिला था। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 29 जनवरी 1953 को काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग नियुक्त किया था। उनकी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट इतनी विवादास्पद थी कि सरकार ने इसे ठंडे बक्से में डाल दिया। राज्य सरकार को अपने अपने राज्यों में ओबीसी के विकास के लिए योजना बनाने का आदेश दिया गया। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरा ओबीसी आयोग गठित किया। उनकी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन तब तक केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। गांधी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को फाइल में रखा। अब यहाँ से शुरुआत होती है ओबीसी राजनीति की। चलिए समझते हैं कैसे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय राजनीति में काफी परिवर्तन आया। राजीव गांधी राजनीतिक रणनीति में कच्चे होने के कारण उन्हें 1985 के लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व बहुमत मिलने के बावजूद 1989 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने 1988 में जनता दल की स्थापना की। उन्होंने समान विचारधारा वाले दलों की मदद से 1989 का चुनाव नेशनल फ्रंट के नाम पर लड़ा और प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ लेफ्ट के समर्थन पर निर्भर थी। ऐसी सरकार ज़्यादा दिनों तक चलना संभव नहीं था। सिंह ने सोच समझकर अगस्त 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत में हाहाकार मच गया। मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा से देश में मंडल राजनीति यानी ओबीसी राजनीति की शुरुआत हो गई। उस राजनीति के एक अहम नेता यानी शरद यादव। यूपीए सरकार गिर गई, लेकिन उत्तर भारत में ओबीसी की राजनीति जोर पकड़ने लगी। अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। बाद में लालू प्रसाद यादव ने जुलाई 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की। ये सभी राजनीतिक दल मोटे तौर पर समाजवादी विचारधारा के थे। 2003 में समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। शरद यादव तब जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। पिछले कुछ वर्षों में ओबीसी की राजनीति हमारे देश में एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है। देश की हर पार्टी में ओबीसी नेता महत्वपूर्ण पदों पर पाए जाते हैं। अशोक गहलोत, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी समुदाय के नेता है। हिंदुत्ववादी और उच्च जातियों के वर्चस्व वाली पार्टी के रूप में लोगों के मन में बीजेपी की एक प्रतिमा थी। इस प्रतिमा को तब झटका लगा जब बीजेपी ने ओबीसी के साथ हाथ मिलाना शुरू किया। 1990 के दशक में
और उसके बाद जब भी भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तब उसने कल्याण सिंह जैसे ओबीसी समुदाय के नेता को आगे किया। कल्याण सिंह गैर यादव ओबीसी समुदाय से थे, यह और एक फायदा था। कल्याण सिंह 1991 और सितंबर 1997 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब यह है कि केवल समाजवादी परिवार के ओबीसी नेता या कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेता ही उत्तर भारतीय राजनीति में हावी थे। यह समग्र रूप से ओबीसी राजनीति का करिश्मा था। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव जैसे नेताओं ने प्रतिष्ठा मिला के दी हुई ओबीसी की वह राजनीति आज कहाँ है, ऐसा सवाल उठाया जाए तो कुछ विद्वानों के अनुसार अब ओबीसी की राजनीति का पतन होने लगा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की पार्टी समाजवादी पार्टी है। इस पार्टी ने 2012 में 403 सीटों में से 224 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता हासिल की। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। कई लोग मोदी लहर में बह गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को इसी तरह की गिरावट का सामना करना पड़ा है। 2000 में इस पार्टी ने 293 में से 124 सीटें जीती। उसके बाद 2010 में 22, 2015 में 80, 2020 में 75 सीटों पे जीत दर्ज की थी। भले ही यह पार्टी आज बिहार में सत्ता में है, लेकिन उसे नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। ओबीसी राजनीति के पतन का एक बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम यादव गठजोड़ अब उतना मजबूत नहीं रह गया है। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय ने मुलायम सिंह और लालू प्रसाद की पार्टियों के साथ गठबंधन किया। गठबंधन से प्राप्त शक्ति से ओबीसी को आर्थिक रूप से लाभ हुआ, लेकिन मुसलमानों के खेमे में बहुत कुछ नहीं गिरा। 2006 में सच्चर आयोग की रिपोर्ट ने इस बात को सामने लाया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटक ओबीसी अंतर्गत उपजाति की राजनीति है। भले ही ओबीसी का उत्तरी राजनीति में दबदबा रहा, लेकिन वास्तव में इसका लाभ ओबीसी से यादवों को ही मिला। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि बिगर यादव काफी नाराज हुए। इन नाराज समूहों को भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा को राजनीतिक सफलता मिली। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि देश की राजनीति से ओबीसी की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ओबीसी की राजनीति ने किसी तरह अपना महत्व बनाए रखा, लेकिन जो चमक 90 के और 2000 के दशक में थी वह अब दिखना मुश्किल है। शरद यादव के निधन से ओबीसी राजनीति का एक दिग्गज शिलेदार समय की धारा में विलीन हो गया है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।